नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। खरसवा कुचाई मुख्य सड़क पर अनियंत्रित इंडिगो कार होंडा शोरूम में जा घुसी, 2 बाइक क्षतिग्रस्त, क्षेत्र में फैली अफरा तफरी। केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए जेएलकेएम कार्यकर्ताओं ने कंपनी कार्यालय के बाहर शव रखकर किया जोरदार प्रदर्शन। कुकुड़ू झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में पहले जल संकट उत्पन्न, अब भवन की जर्जर छत की रेलिंग बनी खतरे का कारण। बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में 3 दिवसीय राजस्थानी महोत्सव सह मेला का भव्य शुभारंभ। खबरें विस्तार से। खरसवा कुचाई मुख्य सड़क पर सोमवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जब एक अनियंत्रित इंडिगो कार सीधे डेरहुडी गांव स्थित होंडा शोरूम में जा घुसी। हादसे में शोरूम के बाहर खड़ी 2 नई बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि एक युवक बाल बाल बच गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार इंडिगो कार कुचाई से खरसवा की ओर जा रही थी। कार में बैजनाथपुर निवासी रोशन राउत और पदमपुर तेली साही निवासी विवेक साहू सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार काफी तेज रफ्तार में थी और चालक अचानक नियंत्रण खो बैठा। कार सड़क से करीब 15 से 20 फीट अंदर जाकर सीधे होंडा शोरूम में घुस गई। हादसे की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि शोरूम के बाहर खड़ी 2 नई बाइक चकनाचूर हो गई तथा पास के घर का करकट शेड भी टूट गया। दुर्घटना में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार कार सवार युवक नशे में थे। हालांकि हादसे के बाद दोनों युवक मौके से फरार हो गए। लोगों ने प्रशासन से सड़क सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने की मांग की है। इधर जमशेदपुर में केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए जेएलकेएम कोल्हान इकाई के कार्यकर्ताओं ने कंपनी कार्यालय के बाहर शव रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान कई बार कैशलेस अप्रूवल देने के बाद कंपनी ने अंतिम समय में भुगतान से इनकार कर दिया, जिससे इलाज प्रभावित हुआ और मरीज की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार निमाई चंद्र महतो ने केयर हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी थी। अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जमशेदपुर के मेडिट्रीन अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने इसकी सूचना बीमा कंपनी को दी, जिसके बाद कंपनी की ओर से कैशलेस अप्रूवल जारी किया गया। इलाज के दौरान कंपनी ने 4 बार अतिरिक्त कैशलेस अप्रूवल भी दिया, जिसके आधार पर इलाज जारी रहा। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल का बिल लगभग 8 लाख रुपए तक पहुंच गया। तब कंपनी ने टर्म्स एंड कंडीशन का हवाला देकर भुगतान करने से मना कर दिया। इसके बाद इलाज प्रभावित हुआ और मरीज की मौत हो गई। इधर कंपनी का कहना है कि पॉलिसी बाजार के माध्यम से खरीदी गई थी, इसलिए संबंधित मामले में वही संपर्क किया जाए। इस जवाब से परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। प्रदर्शनकारियों ने मृतक परिवार को मुआवजा और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। मौके पर पुलिस बल तैनात है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। 14 तारीख तक ये लोग 2 अलॉटमेंट में पैसा के अप्रूवल देते हैं। इलाज जारी रखिए आपका, और इलाज जारी भी था। और उसके बाद 14 के बाद ये लोग देखते हैं अचानक सा ये लोग जो उनका लड़का है उनको बोलता है कि और हम लोग मदद नहीं कर पाएंगे। तो उनका लड़का कहना कि क्यों नहीं कर पाएंगे, तो इनका कहना है कि 3 साल आपका हुआ नहीं, तो आपका पापा का जो टर्म कंडीशन कुछ था 3 साल का, उनका उसके अंतराल अगर होता तो हम लोग सारा पैसा आपका हम ये करते। तो हमारा कहने का मतलब यही है, अगर आपका 3 साल नहीं पूरा हुआ था और आपने फिर जाकर वहाँ पे हॉस्पिटल में आप जांच करके कैसे अप्रूवल दे दिए? अगर ऐसा कुछ टर्म एंड कंडीशन था तो अगला आप पीड़ित परिवार को समझाते ना कि आपका 3 साल पूरा नहीं हुआ है, हम लोग नहीं दे पाएंगे, सक्षम नहीं है। 3 साल के बाद ये वाला टर्म एंड कंडीशन लागू होता है, उसके बाद आपको वो पैसा मिलेगा इंश्योरेंस का, नहीं मिलेगा। तो आपको पहले बोला, आपने 2 बार अप्रूवल कैसे कर दिया? 2 बार अप्रूवल किया, उसके आधार पर वहाँ उनका इलाज शुरू हुआ, और अब आप बोलते हैं हम नहीं दे पाएंगे, और वही आज उसी का पैसा के अभाव में आज उनका मृत्यु हो जाता है उस परिवार के उस सदस्य का। तो कौन जिम्मेवार है इसके लिए? हम लोग उसके बाद जैसे सूचना मिला, हम लोग यहाँ जो इंश्योरेंस कंपनी है, यहाँ ब्रांच ऑफिस यहाँ है, तो यहाँ के पदाधिकारी कोई सक्षम पदाधिकारी है या नहीं बात करने के लिए? सब कोई गोल मटोल बातों को घुमा रहे हैं। कोई बोलते हैं कि हमारा मेन ऑफिस कलकत्ता में है, दिल्ली में है, आपको वहाँ जाना होगा, पीआईएल दायर करना होगा। बोलते आप लोग ने ऑनलाइन लिया है इंश्योरेंस। तो यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है? मतलब ऑनलाइन हम इंश्योरेंस ना लें, इनका मतलब यही है। आम पब्लिक को भी यही कहेंगे कि ऑनलाइन आप लोग आज से इंश्योरेंस ना लें। इंश्योरेंस कंपनी का यही है, आपको लास्ट में आके आपको ये लोग अपना पल्ला झाड़ ले रहा। आप लोग ऑनलाइन आवेदन किए, आप लोग ऑनलाइन समझ लीजिए। तो ये कहीं नियम तो नहीं हुआ। आपने अगर जैसा आप जो बात कह रहे हैं, यहाँ के जो अधिकारी कह रहे हैं कि 3 साल नहीं हुआ था, तो आपने 24 तारीख से जो इलाज का 24 के बीच 14 तारीख तक इतना दिन का जो इलाज चलता, आप लोग बीच में जांच करने जा रहे हैं, उतना दिन में आप पॉलिसी देख ही नहीं पाए कि इसमें टर्म कंडीशन क्या है। अब ओके करते गए, अभी वो बेचारा कहाँ से 10 लाख लाएगा?
ऐसा इंश्योरेंस कंपनी को हमको लगता है सरकार से बैन हो कर देना चाहिए, क्योंकि आप जब पॉलिसी बेचते हैं तो इतना बड़ा बड़ा बातें, मीठी मीठी बातें बोलकर लोग को लुभा करके आप पैसा ले लेते हैं, जब देने के बारी आती है तो आप मुकर जाते हैं। यही ना हुआ, और अब परिवार बेचारा अभी बीच में फंस गया। तो ऐसा इंश्योरेंस कंपनी को, सरकार भी ऐसा इंश्योरेंस कंपनी को बैन कर देना चाहिए। हमने यहाँ का जो मैनेजर से बात करने का प्रयास किया, उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आप पॉलिसी खरीदें। अरे भाई, ऑनलाइन जो खरीदा पॉलिसी, बेचने वाला आप ऑथोराइज दिए हैं, पॉलिसी बाजार को आप ऑथोराइज दिए हैं तभी ना बेचा है, तो इसका वो थर्ड पार्टी है। केयर इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी बेचा है तो आप केयर इंश्योरेंस कंपनी इसका जिम्मेदार है ना। तो केयर इंश्योरेंस कंपनी हमको लग रहा है कि अभी बीच में जब फंस गया तो इस तरह का बहाना बना रहे कि हम ऑनलाइन ये किए वो किए, लेकिन हमको लग रहा है ऐसे केयर इंश्योरेंस कंपनी को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि लोगों को बेवकूफ बनाने का काम हो जा रहा है। सरकार के नाम पर यहाँ खाली उगाही हो रहा है और बाकी बेनिफिट के नाम। हमने पहले भी बहुत सारा ऐसे इंश्योरेंस कंपनी का देखे हैं कि जब लाभ लेने का बारी आता है तो लोगों को लाभ नहीं मिलता है। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र स्थित कुकुड़ू झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हाल ही में बोरिंग पाइप फटने से विद्यालय में जल संकट उत्पन्न हुआ था, जिससे अस्थायी व्यवस्था के जरिए दूर किया गया और अब विद्यालय भवन की जर्जर छत की रेलिंग नए खतरे का कारण बन गई है। विद्यालय भवन का डिजाइन बीच से खुला है और सुरक्षा के लिए छत के चारों ओर ईंट की रेलिंग बनाई गई थी, लेकिन निम्न गुणवत्ता और रखरखाव के अभाव में रेलिंग कई जगहों से टूट चुकी है तथा कुछ हिस्से गिरने की स्थिति में हैं। स्थानीय लोगों और अभिभावकों का कहना है कि यदि समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। विद्यालय में रहने वाली छात्राओं के लगातार आवागमन के बीच जर्जर रेलिंग खतरे का संकेत बन चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन को समस्या की जानकारी होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लोगों ने भवन निर्माण में गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष प्राण महतो ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द मरम्मत कराने की मांग की है। वहीं प्रभारी सीईओ कुकुड़ू अभय कुमार द्विवेदी ने कहा कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। तो बिल्डिंग फूट गया तो बिल्डर का जो बनाया उसका गलती है। वो जो काला ईंटा दे के बस ठोट पालिश करके वो चल गया, पैसा उसका मिल गया। मेरा उसमें तो हम लोग का कोई गलती नहीं, उस टाइम हम लोग पीरियड में था भी नहीं। क्या कुछ मांग है? मांग हम लोग का यही है, मांग जो कम से कम सोलर लाइट होना चाहिए अभी वर्तमान, और पानी के लिए, और ये बाउंड्री हम लोग को होना चाहिए। एक रिपोर्ट हम लोग जिला में भेजेंगे। जो हमने देखा है हमने उसका फोटो भी लिया है और ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसके लिए हम लोग जिला में इसके लिए रिपोर्ट करेंगे। देख के क्या लगा सर आपको? ऑब्वियसली जो अच्छी चीजें नहीं वो देख करके अच्छा नहीं लगता। बच्चों की सुरक्षा का सवाल है। बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में 3 दिवसीय राजस्थानी महोत्सव सह मेला का भव्य शुभारंभ हुआ। मेले के पहले दिन ही यहां तैयार किया गया मिनी जैसलमेर लोगों के आकर्षक का मुख्य केंद्र बन गया। राजस्थानी सजावट, रेगिस्तान की झलक, ऊंट की सवारी और लोक संस्कृति के रंगों ने पूरे मैदान को राजस्थान के माहौल में बदल दिया। पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा आयोजित इस महोत्सव में राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, परंपरा, शौर्य और लोक कला का अनूठा संगम देखने को मिला है। मेले में पारंपरिक हस्तशिल्प, राजस्थानी बाजार, ग्रामोफोन, लोक कला और राजस्थानी व्यंजनों की विशेष दुकानों ने लोगों को खासा आकर्षित किया। उद्घाटन समारोह में शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष मुकेश मित्तल ने कहा कि यह आयोजन केवल मेला नहीं बल्कि राजस्थान की संस्कृति और संस्कारों को करीब से महसूस करने का अवसर है। उन्होंने बताया कि 17 से 19 मई तक चलने वाला ये महोत्सव शहरवासियों को राजस्थान के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का कार्य करेगा। मेले में बच्चों के लिए ऊंट की सवारी और मिनी जैसलमेर विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। शाम होते ही लोक संगीत और सांस्कृतिक माहौल ने पूरे गोपाल मैदान को उत्सव में बदल दिया। सबसे पहले खमा खनी, जय श्री श्याम। मैं इस मेले में आया हुआ हूँ, बहुत ही अच्छा मेला लगा हुआ है। और सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पर गौशाला की सेवा के लिए यहाँ पर एक व्यवस्था बनाई गई है, जो कि गौ हमारी माता, हमारे सनातन धर्म में गौ को एक माता कहा गया है और हमारे वहाँ पर सारी देवताएं उसके अंदर रहती हैं। तो जितने भी आज की डेट में गौ को सेवा करनी हम लोग की कर्तव्य है और हमको उनकी सेवा करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने अपने माता जी के लिए भी झोला दान किया है
जो कि बहुत ही अच्छा सौभाग्य की बात है। एज ए पुत्र मैंने अपनी मम्मी का तुला दान करके बहुत ही सौभाग्य प्राप्त किया है। तो आपसे निवेदन है कि आप सब भी आइए यहाँ पर अपने माता पिताओं के अपना तुलादान करके गौ सेवा में योगदान करें। यही मेरी आपसे आप मनोकामना है। जय श्री श्याम। मेरा नाम प्रकाश कुमार पटवारी है, मैं मानगो निवासी हूँ और आदित्यपुर में मैं इंडस्ट्रियल एरिया में काम करता हूँ। सरायकेला खरसवा जिले के दलमा स्थित माकुला कोचा में 3 दिवसीय अभिप्राय राष्ट्रीय कला कार्यशाला का सफल समापन हुआ। कला के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। झारखंड सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत झारखंड जैव विविधता बोर्ड एवं एलिफेंट प्रोजेक्ट जमशेदपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य कला के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के प्रति जागरूकता फैलाना था। 15 से 17 मई तक आयोजित इस कार्यशाला में झारखंड और पश्चिम बंगाल के लगभग 40 कलाकारों ने भाग लिया। कलाकारों ने प्रकृति, वन्यजीव संरक्षण, हाथियों की सुरक्षा और पर्यावरणीय विषयों पर आधारित आकर्षक पेंटिंग बनाकर समाज को संरक्षण का संदेश दिया। कार्यशाला में कला और प्रकृति के अद्भुत समन्वय की झलक देखने को मिली। समापन समारोह में दलमा के डीएफओ सबा आलम अंसारी ने प्रतिभागियों की कलाकृतियों का अवलोकन किया और कलाकारों से उनके चित्रों के संदेश की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कला समाज में जागरूकता फैलाने का सशक्त माध्यम है और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों को आम लोगों तक पहुंचाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आयोजकों ने कहा कि ऐसे आयोजन पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने में सहायक सिद्ध होते हैं। देखिए, कोई भी बड़ा काम एक छोटे से आकार से ही आता है और वो चीज़ जो आते हैं वो कोई कलाकारों को दिमाग से ही निकलता है। आज हमने जो छोटा आकार देख रहे हैं वो बता सकते हैं कि बीजा लगाया गया और एक दिन में एक महरूह होके निकलेंगे। एक बात है कि दलमा एक बहुत बड़ा संभावना है, इसका प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है। हम लोग जब जैसे बता रहे गए थे कि आप जब भी कोई हिमाचल में जाएंगे, शिमला, कुल्लू, मनाली, जहाँ लाखों हज़ारों टूरिस्ट जाते हैं और उन्होंने क्या देखते हैं, जो पहाड़ के वादी देखते हैं, जब वैसी चीज़ उससे भी बढ़िया कहीं कहीं हमें नज़र आता है। जब आप दलमा में जाते हैं, वहाँ का जो रास्ता है ये दार्जिलिंग से कुछ कम नहीं है। बट एक ही चीज़ है, इसका पब्लिसिटी होना चाहिए, इसका मार्केटिंग होना चाहिए। हमारे जो 40 कलाकारों ने आज जा के वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग किया, जो फोटोग्राफी किया, जब वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में आएंगे, इसका असर जो है बहुत गहरा असर पड़ता है। इस तरह के छोटे छोटे प्रयास से हम लोग इसको डेवलप कर सकते हैं। दलमा वन्य प्राणी आश्रय द्वारा अभिप्राय नाम का एक नेशनल आर्ट वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया था, जो 15 तारीख से लेकर 17 तारीख तक चला। आज उसका समापन समारोह है। लगभग 40 आर्टिस्ट झारखंड के एवं वेस्ट बंगाल के दलमा मकुला कोचा में सभी एकत्रित हुए थे और दलमा की वादियों में बैठ कर के सभी आर्टिस्टों ने अपना कैनवास पर उसे उतारा है और एक दलमा वन्य प्राणी आश्रय के एक मैसेंजर और एम्बेसडर की तरह काम हमारे ये आर्टिस्ट करेंगे, जिससे कि दलमा वन्य प्राणी आश्रय में और भी इको टूरिज़्म को बढ़ावा मिले। जमशेदपुर के चंद्रवंशी समाज भवन में भारतीय ओबीसी विचार मंच के तत्वाधान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आरक्षण के जननायक छत्रपति साहू जी महाराज की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के साथ हुए। इस अवसर पर समाज के लोगों ने उनके सामाजिक योगदान और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए किए गए कार्यों को याद किया। कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त महासचिव विजय यादव का ओबीसी समाज की ओर से भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। समाज के लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि वे सामाजिक हित, शिक्षा, आरक्षण और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंच के अध्यक्ष राम बल्लभ साहू ने की, जबकि संचालन संगठन सचिव जितेंद्र यादव और राजकुमार यादव ने संयुक्त रूप से किया। देखिए, आज भारतीय ओबीसी विचार मंच और संविधान बचाओ मोर्चा की ओर से आज अभिनंदन समारोह मेरा रखा गया था और दूसरा जो हमारे देश के जो जिनका जयंती समारोह था साहू जी महाराज का, उनको भी हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके जो जीवन था सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने में, उनको आज हम लोगों ने संकल्प के रूप में लेने का काम किया कि छत्रपति साहू महाराज जी के मार्गदर्शन में हम लोग समाज के बीच में काम करेंगे। और मैं आज के इस अभिनंदन समारोह के लिए मैं भारतीय ओबीसी मंच के तमाम पदाधिकारियों का, साथियों का और संविधान बचाओ मोर्चा के तमाम पदाधिकारियों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि हमारे जीवन में
हमेशा सुख दुख और सफलता में सभी साथियों का योगदान रहता है। इसलिए आज जीवन में जो भी मुझे सफलता मिलती है, चाहे जो भी जिम्मेदारी मिलती है, हम तमाम साथियों का जो हमको सहयोग करके हमारे जीवन में आगे बढ़ाते हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं। सरायकेला खरसवा जिले के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भूयाडी स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में जिला कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शिवेंदु शेखर महतो ने की। बैठक में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, आगामी जनगणना, संगठन विस्तार और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे बूथ स्तर तक पहुंचकर लोगों को जागरूक करें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम मतदाता सूची से न हटे। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी कार्यकर्ताओं को आवश्यक जानकारी दी गई। नेताओं ने पंचायत स्तर तक संगठन को और मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने तथा सरकार की योजनाओं और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। साथ ही आगे में राजनीतिक गतिविधियों और संगठनात्मक रणनीतियों का भी मंथन किया गया। बैठक में ईचागढ़ विधायक सविता महतो, चारूचंद किस्कू, गुरुचरण किस्कू, ओम प्रकाश लायक और बैद्यनाथ टुडू मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इसके अलावा जिला कमेटी के पदाधिकारी, प्रखंड स्तरीय नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। पार्टी की इस बैठक में आगामी राजनीतिक तैयारियों के लिहाज से काफ़ी अहम माना जा रहा है। हमारे पार्टी का आज बैठक था, जो आगे के राजनीति कैसे पार्टी आगे हम लोग मजबूत से मजबूत बने रहें और हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का हाथ हम लोग मजबूत रखें। हमारे पार्टी से दिशा निर्देश दिए हैं, उसका हमारे यहाँ पर पालन किया जा रहा है और बूथ कमेटी का मैक्सिमम जमा हुआ, 1-2 ठो जो भी बाकी है उसको 24 तारीख से पहले जमा हो जाएगा। और हम लोग संगठन को किस तरह से मजबूत बनाएंगे उस पर हम लोग आपस में इस पर चर्चा किए। इसी तरह का हम लोग ज़िले के अंतर्गत 3 विधानसभा पड़ता है, तीनों विधानसभा में इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग बूथ से लेकर विधानसभा स्तर तक का बैठक रेगुलर अभी चल रहा है, ताकि संगठन हम लोग जिस उद्देश्य से दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने इस संगठन को बनाए थे और आज माननीय हेमंत सोरेन इस संगठन को लेकर सरकार चलाने का काम कर रही है, आम जनता को लाभ मिले और संगठन मजबूत रहे, ताकि यहाँ किसी तरह का हम लोगों को कोई दिग्भ्रमित न कर सके और आपस में लड़ा के अपना उल्लू सीधा न कर सके। इसीलिए हम लोग जगह जगह पर बैठकें कर रहे हैं। हिंद ITI में फर्स्ट एंड सेफ्टी ट्रेनिंग कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोलकाता से पहुंचे विशेषज्ञ प्रदीप मंडल ने विद्यार्थियों को प्राथमिक उपचार और आपातकालीन स्थितियों में बचाव से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। करीब 30 वर्षों के अनुभव पहले प्रदीप मंडल ने प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को घायल व्यक्ति को तुरंत सहायता पहुंचाने, CPR देने, जलने कटने तथा अन्य दुर्घटनाओं के समय अपनाए जाने वाले जरूर उपायों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि आपात स्थिति में सही समय पर दिया गया प्राथमिक उपचार किसी की जान बचाने में अहम भूमिका निभा सकता है। प्रशिक्षण सत्र को सरल और व्यवहारिक तरीके से आयोजित किया गया, जिससे विद्यार्थियों को विषय को समझने में काफ़ी आसानी हुई। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने फर्स्ट एड तकनीकों का अभ्यास भी किया और विशेषज्ञों से विभिन्न सवाल पूछकर जानकारी हासिल की। कार्यक्रम को सफल बनाने में हिंद ITI प्रबंधन और डायरेक्टर का विशेष सहयोग रहा। संस्थान की ओर से कहा गया कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के साथ साथ जीवन रक्षक कौशल भी प्रदान करते हैं। विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण को बेहद उपयोगी और ज्ञानवर्धक बताते हुए भविष्य में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की मांग की है। 10-5 मिनट का काम नहीं, धीरज रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी करके काम करना, नहीं, ऐसा नहीं करना। डालते रहिए पानी, गिराते रहिए पानी। अब देखिए इसमें, ये देखिए हड्डी की टूट, ये अंदरूनी टूट है, हड्डी टूट कर अंदर में रह गया है। ये देखिए अंदरूनी टूट, ये भी अंदरूनी टूट, ये अंदर में रह गया है। लेकिन जब ये टूटी हुई हड्डी चमड़ा को छेद कर बाहर निकाल जाएंगे, ये और सीरियस टाइप ऑफ फ्रैक्चर, क्योंकि टूटी हुई हड्डी चमड़ा को छेद करके। कदमा में सिख नौजवान सभा के द्वारा सिख धर्म के 5वें गुरु
श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी दिवस पर चना शरबत का वितरण लोगों के बीच किया गया। कदमा में सिख नौजवान सभा के द्वारा सिख धर्म के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी दिवस पर चना शरबत का वितरण लोगों के बीच किया गया। मेरा नाम रविंदर सिंह, नौजवान सभा कदमा की तरफ से हम सभी साथी यहाँ पे गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस मना रहे हैं, जो लास्ट हम लोग 5 साल से मनाते जा रहे हैं। अनेक श्रद्धालु, हजारों के तादाद से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। मीठे जल की सेवा और चने के शरबत की सेवा लगती है, जो कि हमारे कदमा गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से भी हम लोग मिलकर ये प्रोग्राम कई सालों से मना रहे हैं। नाम गुरप्रीत सिंह है, हम कदमा नौजवान सभा के कमेटी मेंबर हैं। कदमा नौजवान सभा के तरफ से ये हमेशा हर साल, अभी करीब हम लोग 6 साल से हम लोग इसको कर रहे हैं। ये हमारे 5वें गुरु जो श्री गुरु अर्जन देव जी थे, उनकी शहादत के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। उनकी शहादत को श्रद्धांजलि देते हुए इसको पूरा किया जाता है। हमारे इसमें कमेटी मेंबर में सभी लोग आते हैं। हमारे मनिंदर सिंह नगी है, गुरप्रीत सिंह है, सुखवीर है, प्रकाश है, इस तरह से कई और भी हम लोग 15 लोग मिलकर के इस प्रोग्राम करते हैं। जमशेदपुर में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन की महिला शाखा द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता NIMA झारखंड महिला शाखा के उपाध्यक्ष डॉक्टर नीना गुप्ता ने की। कार्यक्रम में जमशेदपुर और झारखंड के कई चिकित्सकों ने भाग लेकर आयुष चिकित्सा पद्धति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। बैठक के दौरान डॉक्टरों ने आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी आयुष पद्धतियों के लाभों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि आयुष चिकित्सा पद्धति शरीर की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होती है और कई बीमारियों में लंबे समय तक लाभ पहुंचाती है। विशेषज्ञों ने लोगों से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, नियमित योग करने और प्राकृतिक उपचार को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। डॉक्टरों ने ये भी बताया कि आयुष पद्धति कम दुष्प्रभाव के साथ प्रभावी उपचार प्रदान करती है तथा शरीर को अंदर से मजबूत बनाने का कार्य करती है। उन्होंने कहा कि एलोपैथी और आयुष दोनों चिकित्सा प्रणालियों का अपना अपना महत्व है, लेकिन आयुष पद्धति लोगों की रोकथाम और जीवन शैली सुधार में विशेष भूमिका निभाती है। बैठक का उद्देश्य लोगों के बीच आयुष चिकित्सा पद्धति के प्रति जागरूकता बढ़ाना और स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना था। मैं डॉक्टर नीना गुप्ता, एक आयुर्वेदिक फिजिशियन और लाइफस्टाइल कंसल्टेंट हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि आज हम लोगों के यहाँ जमशेदपुर में एक नीमा करके ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जा रही है। नीमा मतलब होता है नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन, जिसमें कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के जितने भी लोग हैं वो अगर रजिस्टर्ड हैं तो वो मेंबरशिप ले सकते हैं और साथ में फिर वो हम लोगों के साथ एकजुट होकर काम करके, संगठित होकर काम करके एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। अभी वर्तमान में जो झारखंड की स्थिति है, प्रत्येक जिले में ज्वाइंट डिस्पेंसरी चलता है आयुष डिपार्टमेंट का, और ये प्रत्येक डिस्पेंसरी में हमारे चिकित्सक पोस्टेड हैं, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी के चिकित्सक हैं। और हमारा वेलनेस सेंटर चलता है, करीब करीब 560 से ऊपर वेलनेस सेंटर है, जिसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसमें भी होम्योपैथिक, आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सक का पोस्टिंग है। बट जो रेशियो है हमारा आयुर्वेद और होम्योपैथ का, वो आयुर्वेद चिकित्सक की संख्या कम होने की वजह से प्रॉपर वे में जहाँ पे आयुर्वेद सेंटर है वहाँ पे आयुर्वेदिक चिकित्सक का जगह पे होम्योपैथिक चिकित्सक का पोस्टिंग है। लेकिन आयुष काम कर रहा है और ये हमारा झारखंड गवर्नमेंट आयुष डिपार्टमेंट अच्छे तरह से काम करने के लिए प्रयासरत है। केरल के पाल कल्लाड़ में आयोजित 8वीं जूनियर नेशनल 9 साइंस फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 में झारखंड टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उपविजेता बनने का गौरव हासिल किया। प्रतियोगिता में देश भर के 18 राज्यों की टीमों ने भाग लिया। पश्चिम बंगाल विजेता रहा, जबकि झारखंड दूसरे स्थान पर रहा। गोवा तीसरे और गुजरात चौथे स्थान पर रहा। झारखंड टीम ने टूर्नामेंट की शुरुआत दमदार अंदाज में की। पहले मैच में टीम ने मध्य प्रदेश को 4-0 से हराया, जिसमें आशीष ने 2 गोल किए, जबकि नाबिल और फहाद ने 1-1 गोल दागा। दूसरे मुकाबले में झारखंड ने छत्तीसगढ़ को 1-0 से हराया, जिसमें साजिद ने निर्णायक गोल किया। तीसरे लीग मैच में लक्षद्वीप को 2-0 से हराते हुए आशीष ने दोनों गोल किए। क्वार्टर फाइनल में झारखंड ने दिल्ली को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इस मैच में फैजान ने 2 गोल किए। सेमीफाइनल में झारखंड ने गोवा को 1-0 से हराया। फाइनल में पश्चिम बंगाल के खिलाफ कांटे की टक्कर के बाद पेनाल्टी शूटआउट में झारखंड को हार का सामना करना पड़ा। टीम के शानदार प्रदर्शन से राज्य के खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है। क्लब का नाम झारखंड मिनी फुटबॉल, ठीक है, जिसमें झारखंड में जमशेदपुर मिनी फुटबॉल हम लोग दिए, जमशेदपुर में है बोल के, ठीक है। इसमें अंडर 10 से लेके
अंडर 19 तक के बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। और हम लोग ग्राउंड छोटा रहने की वजह से हम लोग बहुत सारा कुछ नहीं कर पाते हैं, फिर भी बच्चे लोग को हम लोग इसमें से तराश के निकालते हैं। नेशनल में आपके बच्चे कहाँ तक हैं? अभी हमारा टीम अंडर 17 गए थे केरला, जिसमें कि 18 स्टेट आए थे। 18 स्टेट में हमारा बच्चे लोग सेकंड प्लेस लेके आए, जिसमें कि वेस्ट बंगाल फर्स्ट पोजीशन में, सेकंड झारखंड, थर्ड गोवा एंड फोर्थ गुजरात। और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। बच्चे को किसी तरह का कोई चीज़ में हम लोग कमी घटी होने भी नहीं दी और मैच भी काफ़ी अच्छा रहा। टोटल बच्चे 7 के 8 मैच खेले हम लोग को फाइनल तक में। क्या लग रहा है कि इंटरनेशनल में बच्चे जाएंगे? अभी इसमें 4 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है हम लोग का भूटान के लिए, तो देखिए अभी चल रहा है बात। 4 बच्चे का नाम है। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? अभी तक तो उम्मीद सरकार से भी हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं, मगर उम्मीद है कि कुछ हम लोग को हेल्प मिले सरकार के तरफ से, या जैसे भी आज जो भी बच्चे कर रहे सब अपने इस एम में कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? परवेज अहमद खान। मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 1 में मिज मैन पावर कंसल्टेंसी का उद्घाटन मेयर सुधा गुप्ता और पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा किया गया। मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 1 में मिज मैन पावर कंसल्टेंसी का उद्घाटन मेयर सुधा गुप्ता और पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा किया गया। मिज मैन पावर कंसल्टेंसी में विदेश में नौकरी करने वाले इच्छुक युवकों को नौकरी दिलाने और हज और उम्रह बेहतर सुविधा के साथ कराया जाएगा। मैं बहुत मुबारकबाद देने आया हूँ और मानगो इलाके में बहुत और भी कई हम लोगों ने कार्यालय के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का काम किया है। मुझे उम्मीद है ये भी यहाँ के लोगों के लिए एक सुविधा और बेहतर यात्रा का प्रतीक होगा। और यहाँ से बहुत सारे लोग मानगो हमारे इलाके से बहुत सारे लोग अपने अपने धार्मिक स्थानों में हज करने और उम्रा करने जाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक सुविधा का केंद्र बनेगा। और यहाँ के लोग यहाँ से जब जाएंगे आएंगे तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा माध्यम होगा। और मैं समझता हूँ कि ये माध्यम यहाँ के लोगों के लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा। मेरा नाम मेहताब खान है, ये हमारे दोस्त इस्लाम खान और ये जुनैद आलम, हम तीनों ने मिलकर एक ऑफिस खोला है MIJ मैन पावर कंसल्टेंसी, जिसका उद्घाटन आज हमारे श्रीमती सुधा गुप्ता जी जो हमारी मेयर है मानगो के, और एक्स मिनिस्टर मिस्टर बन्ना गुप्ता जी के द्वारा रिबन काट के किया गया। उनके आशीर्वाद से हम लोग यहाँ से MIJ जो मैन पावर कंसल्टेंसी है, हमारा मेन उद्देश्य है कि यहाँ पर ही बेहतर सुविधा के साथ हज और उम्रा का प्रबंध करते हैं। हम लोग फैसिलिटी के साथ उम्रा करवाते हैं। और दूसरा, यहाँ से गल्फ़ जाने वाले लोग जितने भी जो गल्फ़ जाने वाले इच्छुक हैं, लास्ट 3 ईयर्स से हम लोग काम कर रहे हैं। आज हमारी ये ऑफिस एक बड़ी ऑफिस बनी है जो गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अप्रूव्ड है, और हम लोग यहाँ से गल्फ़ के लिए नौकरी प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं हमारा। जमशेदपुर के तुलसी भवन में 17 मई से 25 मई तक भव्य श्रीराम कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस धार्मिक आयोजन में श्रद्धालुओं को मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम के जीवन, आदर्श और संस्कारों की दिव्य गाथा सुनने का अवसर मिलेगा। आयोजन को लेकर शहरवासियों और श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। कथा का आयोजन प्रतिदिन संध्या 4 बजे से 7 बजे तक होगा। प्रसिद्ध कथावाचक श्री वेदानंद शास्त्री अनन्य अपनी मधुर वाणी और भावपूर्ण शैली से श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर करेंगे। आयोजकों के अनुसार श्री राम कथा केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज में संस्कार, मर्यादा और आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का माध्यम भी है। कथा के माध्यम से भगवान श्री राम के आदर्श जीवन, त्याग, धर्म, सत्य और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। आयोजन समिति ने शहरवासियों से परिवार सहित पहुंचकर कथा श्रवण करने और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने की अपील की है। इस भव्य धार्मिक आयोजन के मुख्य आयोजक कन्हैयालाल अग्रवाल सोनाली है। तुलसी भवन में होने वाले इस आयोजन को लेकर भक्तों में खासा उत्साह और श्रद्धा का माहौल बना हुआ है। श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि हमारे पिताजी श्री कन्हैयालाल जी अग्रवाल के मन में आया कि एक राम कथा कराया जाए जमशेदपुर में, इसलिए कराया जा रहा है। ये वृंदावन से आचार्य श्री वेदानंद शास्त्री
जो कि जमशेदपुर में काफ़ी फेमस हैं, पहले भी कई बार आए हुए हैं भागवत कथा कराने के लिए। तो उनके द्वारा ये राम कथा का आयोजन हो रहा है। यह राम कथा आज चूँकि पुरुषोत्तम मास चालू हुआ है, इसलिए आज के दिन शुरू करके 17 तारीख से 24 तारीख तक संध्या 4 से 7 प्रतिदिन होगा और 25 तारीख को दोपहर में प्रसाद का आयोजन किया गया है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। खरसवा कुचाई मुख्य सड़क पर अनियंत्रित इंडिगो कार होंडा शोरूम में जा घुसी, 2 बाइक क्षतिग्रस्त, क्षेत्र में फैली अफरा तफरी। केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए जेएलकेएम कार्यकर्ताओं ने कंपनी कार्यालय के बाहर शव रखकर किया जोरदार प्रदर्शन। कुकुड़ू झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में पहले जल संकट उत्पन्न, अब भवन की जर्जर छत की रेलिंग बनी खतरे का कारण। बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में 3 दिवसीय राजस्थानी महोत्सव सह मेला का भव्य शुभारंभ। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।